हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल चर्चा की थी आमेर का इतिहास है, उसको पढ़ना स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने चर्चा की थी कि आमेर में शासन सत्ता स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन सा आता है। दुल्ले राय व तेजकर नाम का व्यक्ति था। इसने 1137 में नरवर अम्पी के जंगल से आगमन होता है और आमेर में कछवा वंश की स्थापना करता है। इससे पहले यहाँ पर शासन करने वाले व्यक्ति कौन से आते हैं? मेणा है। मेणाओं के बाद में बड़गुजर आए थे। मेणाओं को पराजित कर बड़गुजरों ने अपना शासन स्थापित किया था। बाद में बड़गुजरों को पराजित कर नरवर अम्पी के जंगल से 1137 में दुल्ले राय तेजकर्ण आते हैं। उनके द्वारा यहाँ पर आमेर में कौन सी सत्ता स्थापित की जाती है? कुशवा वंश स्थापित किया जाता है। कुश के वंश थे इसलिए क्या कहलाए थे? कुशवा कहलाए थे। पहले इन्हें कुशवा कहा जाता था, थोड़े ही समय बाद इनका कछवा कहा जाने लगा। ये राम के वंशज थे इसलिए रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता था। रघुवंशी कुल के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो इन्हीं के द्वारा जो तेजकर्ण थे या दुल्ले राय थे, इनके द्वारा रामगढ़ क्षेत्र के एक राजा थे, उनको पराजित किया जाता है। मीणा राजा थे, उनको पराजित करते हैं और जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। दूसरी राजधानी जमुआई रामगढ़ कहा जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाते हैं और वहां पर जमुआई माता का मंदिर बनाते हैं। इन्हीं के द्वारा 1150 में अम्बावती नगरी या आमेर बसाया जाता है। अम्बावती जो वर्तमान में आमेर कहा जाता है, इसकी स्थापना कौन करते हैं? इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसके बाद में 1207 ईस्वी शासक आते हैं कोकिलदेव। 1207 में शासक आते हैं कोकिलदेव है, उनके द्वारा आमेर को राजधानी बनाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि राजधानी आमेर बनाने वाला शासक कौन सा था, स्वीकार करने वाला शासक कौन सा था? तो वो अपने आते हैं कोकिलदेव है। इनके द्वारा इसको राजधानी स्थापित किया गया था और राजधानी माना गया था। स्थापना तो किसके द्वारा की गई थी? अम्बावती नगरी आमेर की शासक कौन से थे? तेजकर्ण के द्वारा। लेकिन राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? पहले तो वो अपनी राजधानी मानते थे अपने तरीके से, लेकिन वास्तविक रूप से राजधानी स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन सा था? कोकिलदेव है, वो आमेर को राजधानी बनाता है। और इन्होंने अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था। इसके बाद में अगले शासक हमने पढ़े थे पृथ्वीराज कछवा, जो लड़ते हुए मारे जाते हैं। खानवा के युद्ध में साथ देते हैं और वहां पर लड़ते हुए मारे गए थे। इसके बाद में शासक आते हैं पूर्णमल जी। तो पूर्णमल जी थोड़े समय तक शासक रहते हैं, बाद में इनको गद्दी से हटा दिया जाता है। इसके बाद में हमने देखे थे अगले शासक आते हैं रतन सिंह। शासक कौन से आते हैं? रतन सिंह कछवा है। उनकी अगर हम बात करते हैं तो यह 47 तक शासक रहे थे। कब से कब तक? 37 से 47 के मध्य ये शासक सत्ता में रहते हैं, 46 के अंत में और 47 के शुरू तक ये शासन में रहते हैं। तो रतन सिंह कछवा की अगर हम बात करते हैं तो इनके कार्यकाल में सांगा कछवा ने सांगानेर बसाया था। सांगा कछवा के द्वारा जो सांगानेर वर्तमान में हम देखते हैं, उसकी स्थापना किसके कार्यकाल में की जाती है? रतन सिंह कछवा के कार्यकाल में की जाती है। और इसी के कार्यकाल में राव शेखा नाम का एक व्यक्ति था। राव शेखा ने शेखावटी प्रांत बसाया था। सिक्कर चूरू और झुंझुनू की जो बात करते हैं, वर्तमान स्वरूप जो देखने को मिलता है, उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन सा था? राव शेखा है। और रतन सिंह कछवा के कार्यकाल में उनके वहां पर रहा करता था, उसी के कार्यकाल में इन्होंने शेखावटी प्रांत की स्थापना की थी। इसी की अगर हम बात करते हैं रतन सिंह कछवा ने, रतन सिंह कछवा था, वो कार्यकाल अपना निभा रहा था, अपने तरीके से कार्यकाल कर रहा था। लेकिन भारमल कछवा आता है। भारमल कछवा ने आस्कन को कहा कि तो इसको जहर दे, तो रतन सिंह कछवा को जहर दे दे, तो उसने रतन सिंह कछवा को जहर दे दिया गया था। रतन सिंह कछवा का देहांत हो जाता है। रतन सिंह कछवा का देहांत हो जाता है तो शासक कौन बनता है? अगला अपना भारमल है। तो भारमल के बारे में हमने पहले विशेष रूप से देखा था, तो एक बार थोड़ा सा इसमें लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1547 में शासक कौन बनता है? भारमल। भारमल जब शासक बनता है आमेर का, तो वो दो चीजों से परेशान था। एक तो घरकले से था, दूसरे मीणाओं से था। तो मीणाओं से और घरकले से परेशान होकर वह चारों तरफ से देख रहा था, उसके बिल्कुल हाथ खड़े थे कि करें तो क्या करें, किस प्रकार अपने शासन को मैं चलाए रखूं। तो इस प्रकार जब देख रहा था तो उधर दिल्ली दरबार में अकबर बैठा था। दिल्ली दरबार में अकबर बैठा था, वह देख रहा था किस प्रकार अपने पिताजी हुमायूं और किस प्रकार अपने दादा बाबर ने किस प्रकार कार्य किए और किस प्रकार इन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य किया था। तो मैं उनसे कैसे एक कदम आगे निकलूं, किस प्रकार मैं अपना साम्राज्य है वो उनसे अधिक क्षेत्रों में विस्तार करूं। मोस्टली क्या थे? साम्राज्यवादी नीति के थे, साम्राज्य उनका फैलाना था। तो जब वह देखते हैं तो उन्हें देखा कि चारों तरफ जब नजरें घुमाते हैं तो उन्हें एक जाति दिखाई देती है। वो कौन सी थी? राजपूत। कि राजपूत जहां भी जाते हैं, जिस युद्ध में भी जाते हैं, वो हमेशा जीत कर आते हैं। तो क्यों न मैं राजपूत राजाओं को अपने अधिकार में, क्यों न अपने
अनुरूप इनसे कार्य कराऊं जिससे मेरा साम्राज्य और अधिक प्रभावशाली तरीके से फैले। तो उसने जब चारों तरफ देखा तो जाति दिखाई दी, तो उसने स्टार्ट किया चलना। वो कहता है, हे अल्लाह, हे मालिक, अगर ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं अजमेर की दरगाह में क्या माथा टेकूंगा, अजमेर की दरगाह में माथा टेकूंगा और वहीं से स्टार्ट करूंगा और वहीं से क्या कार्य पूर्ण करूंगा। भगवान को मानते हैं, अपने अपने रूप से इष्ट को मानते हैं। तो उसने वहां से चलना स्टार्ट किया और अजमेर की दरगाह की तरफ जा रहा था। कहा कि मैं माथा टेक रहा तो मैं कार्य करना चाहता हूँ। तो जैसे ही वहां से चलना स्टार्ट किया, दिल्ली दरबार से जयपुर होते हुए कहाँ जा रहा था, अजमेर की तरफ। तो अजमेर की तरफ जाया जाता है, जयपुर से होकर जाया जाता है। जयपुर के आसपास जब यहाँ गुजरता है तो आमेर के आसपास क्षेत्र जब आता है तो वहाँ पर शासक थे अपने भारमल जी कछवा है। तो भारमल जी कछवा परेशान थे मीणाओं और घर कले से। तो उन्हें मजनू खां चगताई वहाँ पर दिखाई देता है। मजनू खां चगताई वहाँ पर दिखाई देता है तो वह मजनू खां चगताई से कहते हैं कि तू मेरी अकबर से मुलाकात करवा, एक बार अकबर से मुलाकात करवा दे, मैं बहुत परेशान मीणाओं और घर कले से, किसी प्रकार मेरे को इन विपदाओं से छुटकारा मिल जाए। तो मजनू खां चगताई ने कहा क्यों नहीं करवाएंगे, हम तो मुलाकात जरूर करवाएंगे आपकी, क्योंकि इनका एक टारगेट है कि राजपूत राजाओं को किसी प्रकार अपने अधीन में करना। तुम अपनी इच्छा अनुसार इनसे मिलना चाहते हो तो मिलो, कोई बात नहीं। तो मजनू खां चगताई के द्वारा यह भेंट करते, मजनू खां चगताई के द्वारा प्रथम मुलाकात करवाई जाती है। तो भारमल कछवा अकबर से प्रथम बार कहाँ मिलते हैं, मजनू खां चगताई के कहने पर यह प्रथम भेंट की जाती है। और प्रथम भेंट कहाँ की जाती है, सांगानेर में। सांगानेर जो बसाया था उसी में इनके द्वारा प्रथम भेंट की जाती है। तो उन्होंने विपदा बताई भारमल जी ने कि इस प्रकार में कहे मीणाओं से और करकले से परेशान, तो मेरी इस विपदा का निवारण करें और मेरे सहयोग करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसे कहेंगे आपका सहयोग किया जाएगा, आपका सहयोग किया जाएगा। तो भारमल जी खुश हो, ठीक है, मेरी इतने बड़े सम्राट के साथ, इतने बड़े जो दिल्ली शासक सत्ता संभालता है उसके साथ मेरी मुलाकात होगी, उसने मेरा स्वीकार कर लिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना कार्यकाल चलेगा, मैं अपना कार्यकाल चलूंगा। तो अकबर ने कहा तुम्हें किसी प्रकार की कोई विपदा हो तो मुझे बता, मैं बैठा हूँ दिल्ली सल्तनत में, तुम्हारे मीणाओं और घरकला को अपने आप के निपटा दूंगा। भारमल जी ने कहा ठीक है। भारमल जी थोड़े ही देर बाद कहते हैं कि मेरे बेटे और मेरे पोते की नियुक्ति आप क्या अपने दरबार में कर लेंगे, मेरे बेटे व पोते की नियुक्ति आपके दरबार में कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो उन्होंने अपने पुत्र व पौत्र भगवंत दास और मान सिंह की नियुक्ति अकबर के दरबार में कर दी। लेकिन फिर भी थोड़े ही समय बाद इन्हें क्या विश्वास नहीं होता है, भारमल कछवा को सोचते हैं कि क्या अकबर मेरी बात मानेगा, इतना बड़ा शासक है, क्या मेरे छोटे से इस आमेर के किले का जो मैं मालिक हूँ, क्या मेरी बात माने, क्या मेरी बात मानेगा। तो उसके दिमाग में आया तो वो क्या है, थोड़ा सा टाट पुचरी और देखा किस प्रकार अपने कर सकते हैं। तो उन्होंने उसकी एक पुत्री थी, भारमल की पुत्री थी जोधाबाई हरकाबाई मरियम उस्मानी है, तो उसकी पुत्री थी। उस पुत्री का कहा, अकबर से कहा कि आप क्या मेरी पुत्री से विवाह करें। अकबर जी ने कहा कोई बात नहीं, आप अगर खुश हैं विवाह करने में तो मैं तैयार, शादी कर लेंगे। तो उन्होंने सांगानेर में टेंट लगाया था और प्रथम राजपूत मुगल विवाह हुआ था। अकबर ने इनकी पुत्री से विवाह किया था। तो अब भारमल को हो गया ठीक है, अपनी बेटी वहां पर चलेगी तो अब अपना कार्यकाल अपना ही होगा, क्योंकि पुत्र और पुत्र की नियुक्ति इनके दरबार में कर दी और अपनी पुत्री वहां चलेगी है तो अपना साम्राज्य सारा अपने ही अधीन में। अब अकबर जी अपनी बात नहीं टालेंगे, उनको फिर संतुष्टि होती है। तो प्रथम बार अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूत शासक कौन सा था, प्रथम बार अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला स्वेच्छा से शासक था अपना भारमल। स्वेच्छा से इनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, विश्वास नहीं होने के कारण अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि अपनी पुत्री का विवाह कर किस शासक ने राजपूत और मुगलों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो वो शासक कौन सा था, भारमल है। अब इनके पुत्र और पुत्र इनके दरबार में नियुक्त हो जाते हैं। तो भारमल जी का कार्यकाल चलता है। भारमल जी की 1573 में मृत्यु हो जाती है, 1573 में मृत्यु हो जाती है। जो हरकाबाई से पुत्र हुआ था वो जहांगीर था, हमने पढ़ा था, हरकाबाई से संतान उत्पन्न होती है, हरकाबाई से संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या था, जहांगीर था। वो इन्हीं के संतान था, वो कौन सा था, इन्हीं का संतान था, जहांगीर इन्हीं के संतान था और उसने कार्यभार संभाला था। फिर इनका आता है खुर्रम शाहजहां है, खुर्रम शाहजहां जो जहांगीर का बेटा था। तो इस प्रकार ये कार्यकाल चलता है। तो हमने इनके बारे में पहले देखा है तो दोबारा इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब अगले शासक आते हैं अपने भगवान दास सिंह।
अगले शासक कौन से आते हैं? भगवत दास जी। तो आमेर के अगले शासक कौन से हैं? भगवत दास जी हैं। जो शासक किसके बाद में बने थे? भारमल की मृत्यु के बाद में आमेर का शासन सत्ता संभालते हैं। तो भगवत दास की अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कब तक रहा था? आमेर के अगले शासक आते हैं भगवत दास, 1573 से लेकर बस। आमेर के अगले शासक बनते हैं भारमल जी के पुत्र, जो अकबर के दरबार में थे। उनकी नियुक्ति वहां पर की गई थी। वो आमेर का शासन सत्ता संभालते हैं और उनका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 1573 से लेकर 1589 तक रहते हैं। 1573 से 1589 तक रहते हैं। तो ये जब शासक बनते हैं तो इनके द्वारा यहाँ का कार्यकाल पूर्ण रूप से देखा जाता है। यह अकबर के दरबार में भी, ये कहां पर थे? अकबर के दरबार में थे। तो अकबर की 5000 की मनसबदारी उन्हें दी जाती है। तो मनसबदार में क्या था? मनसबदारी कितने दिया करते थे? 5000। अकबर के द्वारा इन भगवंतदास को 5000 का मनसबदार नियुक्त किया था। और पहले हमने देखा था कि प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे गए। प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे गए थे। उस शिष्टमंडलों में जाने वाला भगवंतदास था। भगवंतदास हमने पढ़ा था, जलाल खां है, मान सिंह है, भगवंतदास और टोडरमल है। तो प्रताप को समझाने के लिए कौन सी शिष्टमंडल में जाता है? तीसरे मंडल में क्या था? जलाल, मान सिंह, भगवंतदास और टोडरमल। तीनों विफल हो जाते हैं, चारों विफल हो जाते हैं। तो कौन से शिष्टमंडल में क्या गया था? तीसरे शिष्टमंडल में प्रताप को समझाने के लिए जाता है। गया, लेकिन विफल हुआ। 1573 में गए थे। तो ये क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। भगवंतदास का कार्यकाल 1573 से 1589 तक रहता है। पहला अगर हम बात करते हैं, 5000 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। 5000 का मनसबदार इन्हें नियुक्त किया जाता है और यह प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में जाता है, लेकिन प्रताप इसकी बात नहीं मानता है, अतः यह विफल हो जाता है। इसके बाद में सरनल एक क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? सरनल के मैदान था, कहां पर है? यूपी में। सरनल के मैदान यूपी में एक पागल हाथी को पकड़ा था। इसने भगवतदास के द्वारा पागल हाथी को पकड़ा जाता है। तो इससे अकबर खुश हो जाता है, और इसे अकबर ने वीरता के रूप में इसका मनसबदार बढ़ा दिया। सरनल यूपी के मैदान में पागल हाथी को पकड़ा। वह अकबर को अपनी वीरता का परिचय दिया। अकबर इनसे खुश होता है और इनकी मनसबदारी में इजाफा करता है। अकबर के द्वारा इनकी मनसबदारी में इजाफा किया जाता है। कहां पर आता है? सरनल यूपी का एक क्षेत्र है, वहां के मैदान में ये पकड़ता है और उनको पकड़कर अकबर के सामने पेश किया जाता है, जिससे अकबर खुश हो जाता है कि वाकई में वीर सेनानायक है। तो अकबर इसकी वीरता से प्रफुल्लित होकर इसकी मनसबदार में थोड़ा इजाफा करता है। इसकी एक पुत्री थी, इसकी भगवतदास की एक पुत्री है जिसका नाम कौन सा आता है? मानबाई। भगवतदास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह मानबाई, कौन सी बाई है? मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था। तो भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करता है? अकबर के साथ। वो भी एक राजपूत शासक था और भगवतदास कौन सा आता है? राजपूत शासक है। तो भगवतदास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे करता है? जहांगीर से करता है। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के साथ में विवाह करने वाला व्यक्ति कौन सा था अपनी पुत्री का? वो कौन सा था? भगवतदास। कौन सा आता है? भगवतदास है। तो इस मानबाई से पुत्र होता है, वो कौन सा था? खुसरो या इसे सांझा कहा जाता है। सांझा। तो
मानबाई व जहांगीर की संतान कौन से आते हैं, खुसरो या शाहजहां। अब क्या है, जहांगीर शराब ज्यादा पिया, जहांगीर शराब ज्यादा पिया करता था, इससे मानबाई क्या थी, परेशान थी। कोई भी आज के युग में अगर बात करते हैं, कोई व्यक्ति शराब ज्यादा पीता है तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है बेचारी, ठीक है, कब तक इंतजार करे, कब खाना बनाए, कब किस प्रकार व्यवस्था करे, तो सारे परेशानी होते हैं। शराब चीज ऐसी है। तो जहांगीर कहा जाता है कि जहांगीर ज्यादा शराब किया करता था, जहांगीर ज्यादा शराब का सेवन किया करता था, इससे उसकी जो पत्नी थी वो परेशान थी। मानबाई परेशान थी क्योंकि ये किसी प्रकार उसकी बात नहीं मानता, किसी भी प्रकार से बात नहीं मानता था। तो जब बात नहीं मानता था तो इसने मानबाई ने परेशान होकर क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली। तो मानबाई ने जब परेशान होकर आत्महत्या कर ली तो खुसरो था, इसके संतान थी शाहजहां है, ये अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर लेता है। शाहजहां अपने पिता से परेशान होकर, क्योंकि उसने उसकी माता ने उसके पिता के कारण आत्महत्या कर ली थी, ज्यादा शराब का सेवन किया करता था, बात नहीं मानता था, तो उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली, जिसे कहा जाता है कि शाहजहां के द्वारा अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। और इसने मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह के पास शरण ली थी। इसने क्या है, हमने देखा था मेवाड़ का शासक था कर्ण सिंह, उसके साथ अपनी पगड़ी बदली थी, दोनों भाई भाई बने थे, और वहां पर इसने थोड़े समय के लिए कहे वहां पर रहा था, जगमंदिर और जगमहल में वहां पर निवास किया था। उसी को देखकर अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया, तो यह वही शाहजहां है। तो अपने पिता से इसने विद्रोह कर उनके विरुद्ध कार्य किया था, उनके विद्रोह कार्य किया था। तो जोधपुर के कार्यभार, आगरा का कार्यभार है वो राय सिंह को सौंपा था। हमने देखा था बीकानेर का शासक था राय सिंह, उसको कार्यभार सौंपते हैं, क्योंकि उसका बेटा जब उससे विद्रोह कर लेता है तो उसे योग्य कौन रखा था, राय सिंह रखा था, तो उसको रखता है और इसको यहाँ से निकाल देता है। अब इस मानबाई की एक उपाधि है, वो क्या नाम थी, शाही बेगम। मानबाई की उपाधि कौन सी आती है, शाही बेगम। मानबाई की उपाधि है शाही बेगम। जोधाबाई हरकाबाई की उपाधि हमने देखा था, वो कौन सी थी, मरियम उज्जमानी। जोधाबाई हरकाबाई है, उसकी उपाधि कौन सी कहलाती है, मरियम उज्जमानी। इसकी अगर हम बात करते हैं, मानबाई की उपाधि क्या है, शाही बेगम के नाम से इसे क्या उपाधि दी गई है। तो 1589 में भगवान दास का देहांत हो जाता है। 1589 में क्या है, भगवान दास का देहांत हो जाता है। इसके बाद में यहाँ के शासक कौन से बनते हैं, मानसिंह, जो उनके क्या थे, पुत्र थे। भारमल के द्वारा पुत्र व पुत्र की नियुक्ति अकबर के दरबार में की जाती है। तो भगवान दास की मृत्यु के बाद शासक कौन से बनते हैं, मानसिंह। शासक कौन से बने हैं, मानसिंह फर्स्ट। आमेर के अगले शासक कौन से आते हैं, मानसिंह फर्स्ट है। तो किस प्रकार हमने देखा कि जो दोनों मुगल बादशाह थे, उन दोनों की माताएं कौन सी थी, राजपूत थी। जहांगीर की माता भी क्या थी, राजपूत थी, और इनके बेटे शाहजहां की माता भी कौन सी आती, राजपूत। तो इस प्रकार दोनों की मुगलों शासकों की प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह दो मुगल शासक बताइए जिनकी दोनों की माताएं क्या थी, राजपूत। तो दोनों की अगर बात करते हैं, जहांगीर की माता भी राजपूत थी, जोधाबाई हरकाबाई है। और अगर हम बात करते हैं कि खुर्रम या शाहजहां की माता है, वो कौन सी आती है, मानबाई, जिसे उपाधि दी गई शाही बेगम की, वो कौन सी है, राजपूत है। तो इस प्रकार पूछ लिया जाता है। तो अगले शासक बनते हैं मानसिंह। मानसिंह फर्स्ट। तो 1589 में जब भगवान दास का देहांत हो जाता है, तो ये भी कहां पर थे, अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में थे, तो अकबर के द्वारा इन्हें आमेर का शासक घोषित किया जाता है, और इन्हें 1589 से लेकर 1614 तक, इनका कार्यकाल 1589 से लेकर कब तक रहता है, 1614 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। 1589 में ये यहाँ के शासक बनते हैं और 1614 तक यहाँ के शासक रहते हैं। कहा जाता है कि ये अकबर के दरबार में थे। इनका 1500 मात्र छोटी सी उम्र में, 1562 की अगर हम बात करते हैं, छोटी सी उम्र में 12 वर्ष की आयु की अगर हम बात करते हैं, उसी में यह कि अकबर के दरबार में नियुक्त हो जाते हैं। जन्म इनका कब होता है, 1550 में। मानसिंह का जन्म कब हुआ था, 1550 ईस्वी। और भारमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कब जाती है, 1562 में।
तो कितने में? मात्र 12 वर्ष में, 12 वर्ष की आयु में अकबर के लिए कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने देखा था 1562 में मजनू खां चगताई के द्वारा जो भारमल थे उनकी अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, वहां पर अपने पुत्र भगवंतदास और पुत्र मानसिंह की नियुक्ति भी करता है। तो ये मानसिंह वही है। 1550 में तो इस मानसिंह का जन्म होता है और 1562 में ये इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो कितने हुए? 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु में अकबर के दरबार में नियुक्त होने वाला अमेर का शासक कौन सा था? मानसिंह। मानसिंह 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया था। तो बहुत ही छोटी उम्र में चला गया था। तो मानसिंह का लालन पालन किसने किया था? का लालन पालन अकबर ने किया। तो भारमल से यहाँ से इसने वहां पर भेज दिया था, छोटा था, 12 वर्ष की आयु में था। तो उसका लालन पालन कौन करता है? अकबर के द्वारा किया जाता है। तो वह शासक बताइए जिसका लालन पालन अकबर ने किया था, तो वो कौन सा कहलाता है? अपना मानसिंह। तो मानसिंह को अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है। अतः मानसिंह को अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ। दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है? गोद लिया हुआ। आजकल होते हैं जैसे गोद ले लेते हैं संतान, तो गोद लेकर उसको पालते हैं। तो कहा जाता है कि 12 वर्ष में इसके दरबार में आ गया तो लालन पालन खुद अकबर के द्वारा किया जाता है, इसलिए मानसिंह फर्स्ट को अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है। और अकबर ने मानसिंह को कौन सी उपाधि दी थी? फर्जंद की उपाधि दी थी। अकबर ने मानसिंह फर्स्ट को फर्जंद की उपाधि दी थी। फर्जंद मतलब बेटा है। अकबर ने मानसिंह को अपने बेटे के समान माना। तो अकबर ने पहला तो इसे क्या कहा? दत्तक पुत्र की उपाधि। अकबर का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ कहा जाता है। तो अकबर ने इसे फर्जंद कहा था, यानी अपने बेटे के रूप में इसे कहा था। तो यह अकबर के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में से एक था। नवरत्नों में से एक। तो अकबर के जो 9 रत्न हुआ कहा जाता है, वो 9 रत्न मोस्टली अकबर जो भी कार्य करता उन नवरत्नों से जो 9 व्यक्ति थे उनसे पूछ कर करता था। उनमें से एक कौन सा था? अपना मानसिंह फर्स्ट था। एक अपना मानसिंह फर्स्ट था। अब अकबर हर व्यक्ति को मनसबदार नियुक्त किया करता, अपने योग्य देखकर व्यक्ति को जात और स्वार पद देकर कहे उनको क्या दिया करता था? मनसबदार दिया करता था। अकबर के द्वारा कहा जाता है कि राय सिंह इतना बड़ा था, किले का सूबेदार था, जोधपुर का किले का, उसको सूबेदार नियुक्त किया गया था। और खालसा जब घोषित किया गया था तो उसको वहां पर रखा था। इतना बड़ा था, लेकिन उसकी मनसबदारी 4 से 5 हजार के बीच में। पहले 4000 मनसबदार नियुक्त किए थे, 5000 बाद में किया गया था। कहा जाता है मान सिंह को सबसे ज्यादा मनसबदारी दिया करता था। तो 7000 का मनसबदार मान सिंह था, वो अकबर का 7000 मनसबदार था। सबसे ज्यादा मनसबदार किसको दिया करता था? अकबर जो है वो इस मान सिंह को दिया करता था। कहा जाता है कि इसका जब राज्याभिषेक हुआ, यानी इसका जब राज तिलक हुआ था, यहाँ का शासक बनता है, तो उसका मनसबदार 5000 था। बाद में इसके मनसबदार को बढ़ाकर कितना किया गया था? 7000 किया गया था। मनसबदारी पहले शुरुआत में राज तिलक के समय कितनी थी? 5 थी। बाद में इसकी मनसबदारी बढ़ाई गई थी और 7000 की गई। मान सिंह की अगर बात करते हैं तो इसने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत रणथंभौर सैन्य अभियान से। तो जब ये 12 वर्ष की आयु में इसके दरबार में आ गया, लालन पालन करता है, फर्जंद की उपाधि देता है, दत्तक पुत्र नियुक्त करता है और 7000 का मनसबदार बनाया जाता है। इसके अगर हम बात करते हैं प्रथम बार जब सेना के अधिकारी के रूप में इसे भेजता है, तो वह कौन सा था? रणथंभौर सैन्य अभियान था। वहां से मान सिंह ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत की, यानी वहां से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट किया था। उससे पहले कहीं भी इसको नहीं भेजा जाता था। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मान सिंह के द्वारा अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत किस सैनिक अभियान से की गई? तो वो कौन सा आता है?
रणथंभौर सैन्य अभियान से। इसी मान सिंह को अकबर के द्वारा प्रताप को बनाने के लिए, बंदी बनाने के लिए भेजा, प्रताप को बंदी बनाने के लिए कहे भेजा जाता है। तो प्रताप को जब बंदी बनाने के लिए भेजा जाता है तो हमने देखा था महाराणा प्रताप को जलाल खां, मान सिंह, भगवदास और टोडरमल के रूप में 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं, चारों ही विफल हो जाते हैं। तो बाद में इसे युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई जाती है। युद्ध का कहां पर था? तो अपना अजमेर का किला है, शस्त्रागार है, मैगजीन है या दौलत खाना है, अजमेर में स्थित है। वहां पर कहा जाता है कि इसको युद्ध के माध्यम से हम बंदी बनाएंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध का उसमें बंदी बनाने की योजना बनाई जाती है। तो मान सिंह ने कहा था कि मुझे वहां पर भेजना, मुझे वहां पर भेजना, मैं इसका बदला लूंगा, क्योंकि इसका अपमान करते हैं। मान सिंह का अपमान किया जाता है। मान सिंह जब शिष्टमंडल के रूप में जाता है तो वो कहता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे राजपूत हो जो अपनी रोटी का टुकड़ा और बेटियों को दूसरों के आगे सुपर्द कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। तो जब मनाने के लिए इसको भेजा जाता है प्रताप को, तो प्रताप इनसे मुलाकात तो करते हैं, शिष्टमंडल के रूप में करते हैं मुलाकात। लेकिन जब खाने के लिए कहा जाता है मान सिंह को खाना खाकर जाना, तो मान सिंह ने सोचा महाराणा प्रताप खुद आएंगे, लेकिन प्रताप नहीं आते हैं। अपने बेटे अमर सिंह को भेजा जाता है। अमर सिंह को जब भेजा था तो अमर सिंह आए थे। अमर सिंह ने जब पूछा था, मान सिंह ने अमर सिंह से पूछा कि पिताजी क्यों नहीं, प्रताप जी क्यों नहीं है खाने पर? बोले उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब मान सिंह समझ गया था कि ये क्या है, हमारे से थोड़े से नाराज है, क्योंकि हमने मुगलों के साथ संबंध स्थापित कर लिए। क्योंकि इनकी जो बुआ थी उनका संबंध स्थापित किया था उन्होंने। इनके जो दादाजी थे वाड़मल थे, उन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई हरकाबाई का विवाह किससे करते हैं? अकबर से करते हैं। तो उन्होंने पता था कि हमसे नाराज है, तो उन्होंने कहा मैं समझ रहा हूँ। तो ये खड़े होकर जाना, उन्होंने कहा तो खाना तो खा लो। नहीं खाऊंगा, मैं जल्दी दोबारा आऊंगा, तुम्हारे प्रताप, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक करूंगा। तो जब ये जा रहे थे तो अमर सिंह राठौड़ ने पीछे से क्या है थोड़ा सा टोक दी, थोड़ा सा कहते हैं टेढ़ी बात कह दी कि जाओ तो सही, कोई बात नहीं, जब तुम आओ हमारे पिता की तबीयत ठीक करने आओ तो अपने फूफा को भी साथ लेकर आना, अपने फूफा को भी साथ लेकर आना। यानी जो इससे वह के थोड़ा सा अपमानजनक महसूस करता है और आकर कहता है कि अकबर से कहता है कि जब भी आप प्रताप को बनाने के लिए, किसी भी प्रकार प्रताप पर आक्रमण करने के लिए कोई योजना बनाओ तो उसका सेनापति मुझे नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि मैं उसको पकड़ कर लाऊंगा और तुम्हारे सामने पेश करूंगा, क्योंकि उसने मेरा अपमान किया है। तो इस प्रकार जब अकबर उसको बनाने के लिए शिष्टमंडल भेजता है, तब भी इनके पिताजी और इनको खुद दोनों को नियुक्त करता है कि आप उनको मना कर लो, क्योंकि आप भी राजपूत हो और वो भी राजपूत है। तो पहला तो जलाल खां के नेतृत्व में भेजता है, वो असफल हो जाता है। फिर इनके पिताजी भगवंदास को कहता है कि आप जाएं, तो वो भी फेल हो जाते हैं। फिर इनको खुद को कहते हैं मान सिंह को कि आप जाएं, तो ये भी फेल हो जाता है। फिर नवरत्नों में से टोडरमल था, उसको भेजा था, वो भी विफल हो जाता है। तो जो मान सिंह को भेजा जाता है तो विफल हो जाता है। बाद में इसने प्रताप को हल्दी घाटी में पकड़ने के लिए मुख्य सेनापति नियुक्त किया, वहां पर इसकी विफल हो जाता है, मान सिंह हार जाता है और हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप को बाहर निकाल दिया जाता है। झाला बीजा हाकिम घासुरी ने इनको बाहर निकाल दिया था और युद्ध वो स्वयं लड़ते हैं। तो इस प्रकार ये असफल हो जाता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में असफल हो जाने के बाद इसने मनसबदारी छीन ली जाती है, मनसबदारी छीन ली। तो मान सिंह से मनसबदारी किस युद्ध के बाद में छीन ली जाती है? वो अपना कौन सा आता है? हल्दी घाटी का युद्ध था। इसमें जब यह मान सिंह को पकड़ने में विफल हो जाता है, तब इससे कौन सी प्रथा है वो समाप्त कर दी जाती है, मनसबदारी की प्रथा छीन लेते। बोले तेरे को मैं 1 रुपए का मनसबदार भी नहीं दूंगा, क्योंकि तू कह रहा था मैं उसको पकड़ कर लाऊंगा, बंदी बनाऊंगा। तूने दोनों ही कार्य नहीं किए और यह इसके मनसबदारी छीनकर अकबर ने मान सिंह को दरबार से निकाल दिया। मनसबदारी भी छीन लेता है और दरबार से कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, कोई काम के भी नहीं हो। तो मान सिंह के द्वारा फिर कहाँ? आमेर में किले का निर्माण करवाया जाता है। आमेर के किले का निर्माण मान सिंह यहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर मान सिंह कहाँ? अपने आमेर की तरफ देखता है, और आमेर में कार्य करना स्टार्ट करता है। तो आमेर का किले का निर्माण करवाया जाता है। इनके द्वारा कौन सा? आमेर का किले का निर्माण करवाया जाता है। अब अकबर है, एक बार कोई व्यक्ति हो कार्य करने वाला, हमें लगा यह योग्य है, हमें लगता है कि यह व्यक्ति योग्य है, हमारे लिए कार्य करेगा, तो इसको एक बार तो मनसबदार से हटा दिया गया और यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन वापिस अकबर को इसकी जरूरत पड़ी,
अकबर जब भी सैन्य अभियान में जाता तो अन्य सेनापतियों को भेजता तो विफल हो जाते। उसे याद आती मान सिंह, उसे याद आती मान सिंह, क्योंकि मान सिंह योग्य व्यक्ति था। कोई भी व्यक्ति हो अगर आपके लिए अच्छा हो तो उसको चाहे 1 साल 2 साल कितनी हो, वो व्यक्ति कभी न कभी आपकी याद आएगा कि वाकई में वो व्यक्ति तो वो ही था। इसी प्रकार मान सिंह को याद करता था, इसी प्रकार के है मान सिंह को याद करता था अकबर है। तो अकबर ने मान सिंह को वापिस बुलाया, वह सुविधा नियुक्त किया, सुविधा व मनसबदार दिया। वापस बुलाता है, अकबर ने कहा मान सिंह को लाओ। अकबर ने कहा मान सिंह को लाओ क्योंकि अन्य सेनापति योग्य नहीं, जहां पर जाते क्या है युद्ध में हार जाते। तो मान सिंह को बुलाया गया और मान सिंह को बुलाने के बाद इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वापिस इसी के बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में सैन्य अभियानों में भेजा गया। मान सिंह बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में इसे पूछ लिया जाए कि कहाँ का प्रथम बार सूबेदार नियुक्त किया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ऑप्शन मिलेगा। बंगाल में इसे प्रथम बार भेजा जाता है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ में एक लाहौर क्षेत्र है, वहां का भी सूबेदार नियुक्त किया जाता है। मनसबदारी दी थी और सूबेदार नियुक्त किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ का सैन्य अभियानों में भेजा जाता है और वहां की सूबेदारी इसे दी जाती है कि तो इन सैन्य अभियानों में सफलता प्राप्त कर। ठीक है, तो इसने बिहार में कौन सा आता है, मानपुर कस्बा बसाया था। बिहार में कस्बा बसाता है मानपुर कस्बा बसाया। मान सिंह जब बिहार की तरफ जाता है तो वहां पर एक कस्बा बसाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, मानपुर है। तो मानपुर कस्बे की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, मान सिंह के द्वारा की जाती है। और बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लाया था। बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शिला देवी की मूर्ति लाया था। भी आमेर के किले में इस मूर्ति की स्थापना की गई है। तो यह कहाँ से लाता है, बंगाल से। बंगाल से कौन सी मूर्ति लाता है, एक मूर्ति लाता है जिसका नाम कौन सा है, शिला देवी की मूर्ति लाता है। कौन सी लाता है, शिला देवी की मूर्ति लाता है। तो यह वहां का बंगाल का कौन सा था, केदार है। बंगाल के राजा केदार को पराजित कर वहां से मूर्ति लाता है। तो शिला देवी का मेला लगता है, अपना ये मूर्ति स्थापित करता है। यह लाकर आमेर में मूर्ति स्थापित किया जाता है। तो शिला देवी की मूर्ति कौन लाता है, शिला माता या शिला देवी की मूर्ति कौन लाता है, मान सिंह लाता है। कहां से लाता है, बंगाल के राजा केदार को पराजित कर वहां पर है। और कौन सी मूर्ति किस प्रकार की है, शिला माता की जो मूर्ति है या शिला देवी की मूर्ति है, अष्टभुजा की। इस प्रकार की मूर्ति है अष्टभुजा की। मेला नवरात्रों में लगता है। मेला कब लगता है, यहाँ की शिला माता का जो मेला लगता है तो ये मूर्ति किस प्रकार की है, अष्टभुजा की। मूर्ति किस प्रकार की है, अष्टभुजा की है। और मेला नवरात्रों में लगता है। कहा जाता है इन्हें 2.5 प्याले शराब चढ़ाए जाते, 2.5 प्याले शराब चढ़ाए जाते हैं। जहां जब भी इनका मेला लगता है इनको शराब का सेवन करवाया जाता है। और यह कौन सी आती है, आराध्य इसकी है, कछुआ वंश की आराध्य देवी, वंश की आराध्य या इष्ट देवी है। आमेर में कौन से थे, अपने कछुआ वंश था। उनकी आराध्य इष्ट देवी कौन सी आती है, शिला माता है। और इन्हें 2.5 प्याले शराब का सेवन कराया जाता है। जब इस मंदिर में जाए तो देखेंगे बाहर क्या है, शराब की बोतलें पड़ी रहती, इनको शराब की बोतलें चढ़ाई जाती है। तो 2.5 प्याले शराब करने वाली माता कौन सी आती है, शिला माता है। इनका जो मेला है वो कब लगता है, नवरात्रों में लगता है। इनका मेला कब लगता है, नवरात्रों में लगता है। एक अपनी कला आती है ब्लू पोट्री। कला ब्लू पोट्री है, मूलतः कहाँ की है, पर्सिया ईरान की। मूलतः कहाँ की है, पर्सिया ईरान की है। कौन सी है, ब्लू पोट्री है। यह लाहौर आई थी। यह कहाँ की है, लाहौर आई थी है। और लाहौर से कौन सा लाया था, मान सिंह अपनी ब्लू पोट्री है। मूलतः कहाँ की है, पर्सिया ईरान की है। यहाँ से कहाँ आई थी, लाहौर आई थी। जब लाहौर मान सिंह जाता है
तो वहां से इसको लेकर आता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए, ब्लू पोट्री को कौन लाया था? आमेर कौन सा लाता है? मान सिंह फर्स्ट लाया था। और इसका सर्वाधिक कार्य किस शासक के काल में हुआ था? तो राम सिंह जब आए थे इन ब्लू पोट्री को उन्होंने क्या महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो राम सिंह सेकंड के काल में इस ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो लाता कौन सा है? ब्लू पोट्री है, एक कला है। कहाँ की है? मूलतः पर्सिया ईरान की है। मानसिंह जब गए थे तो ये लाहौर आई थी और वहां से ये लेकर आते हैं। वहां से कहाँ पर लाते हैं? अपने लेकर आते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए, कछुआ वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन सी आती है? शिला माता है। कहाँ पर लगता है इनका मेला? जयपुर में लगता है, आमेर में लगता है। और इनकी अगर बात करते हैं, ढाई पहले शराब चढ़ाई जाते हैं, सेवन किया जाता है। तो मानसिंह पहले कितने का मनसबदार था? 7,000 मनसबदार था। लेकिन यह प्रताप को जब मनाने में विफल हो जाता है, तो इसको दरबार से निकाल दिया जाता है और इनकी मनसबदारी छीन ली जाती है। लेकिन बाद में इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और उन अभियानों में भेजा जाता है। वहां से यह विभिन्न प्रकार के जो मूर्तियां हैं या वहां की जो कलाएं हैं वो लेकर आया था। अब बात करते हैं कि मानसिंह जो था कौन सा आता है? मानसिंह फर्स्ट है। मानसिंह फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रानी थी, इनकी रानी है मानसिंह फर्स्ट की रानी कंकावती है। तो इनकी रानी कंकावती। मानसिंह फर्स्ट की पत्नी थी कंकावती। उनका एक पुत्र था जगत है, उसकी मृत्यु हो जाती। तो अपने पुत्र जगत की याद में यहाँ पर क्या बनाया था? जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था। जगत शिरोमणि का मंदिर। मानसिंह की पत्नी है जिसका नाम कंकावती, उसका एक पुत्र था जगत है, उसका देहांत हो जाता है। तो माँ अपने पुत्र की याद में यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कराती है, जगत शिरोमणि के मंदिर का निर्माण करवाती है। ठीक है। तो मानसिंह के द्वारा वृंदावन की अगर हम बात करते हैं, मानसिंह वहां पर भी गया था और वहां के जो मंदिर है वृंदावन की अगर हम बात करते हैं, वहां पर राधा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। तो मानसिंह कहां पर है? वृंदावन, राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाता है। वृंदावन में इनके द्वारा राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इनकी पत्नी ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था और उन्होंने राधा गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो मुगलों के काल में सबसे लंबे समय तक अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटी उम्र में नियुक्त होने वाला सम्राट कौन सा था? तो आमेर का शासक था मानसिंह है। छोटी उम्र में यहाँ पे स्थान करता है और सबसे छोटी उम्र में मुगलों में रहा था और इसने कार्यकाल किया था 1562 से लेकर 1614 तक ये कार्यकाल संभाला। तो मात्र 1550 ईस्वी में ये अकबर के दरबार में नियुक्त हो जाता है। अकबर के दरबार में क्या है? नियुक्त हो जाता है। तो सबसे लंबे समय तक मुगलों के समकालीन रहा। तो इस प्रकार मानसिंह है, इन्होंने मुगलों में सबसे ज्यादा मनसबदारी जो मुगलों सम्राट से ली थी वो शासक कौन सा आता है? मानसिंह। 7,000 मनसबदारी नियुक्त किया गया था। तो ये जो मंदिर बनवाया गया है, यहाँ पर एक मूर्ति लाई गई जिसकी मीरा पूजा किया। मीरा जो पूजा किया करती थी वो मूर्ति लेकर कहाँ पर आया था? ये आमेर आता है और आमेर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है वो स्थापित करता है जिसकी मीरा पूजा किया करती है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि आमेर में कौन से श्री कृष्ण जी की मूर्ति है? तो वृंदावन में अगर हम बात करते हैं, जो मीरा जिस मूर्ति की पूजा किया करती, मीरा जिस मूर्ति की भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी, उस मूर्ति को लेकर मानसिंह यहाँ पर आता है और आमेर में स्थापित करता है। तो इस प्रकार छोटी सी उम्र में शासक के रूप में रहा था और लंबे कार्यकाल जो मुगलों के समकालीन था वो करने वाला व्यक्ति कौन सा था? मानसिंह। तो मानसिंह पहला तो 7,000 मनसबदारी दी गई। इनके पिताजी और इनकी नियुक्ति अकबर के दरबार में इनके दादाजी के द्वारा कर दी जाती है। तो छोटी उम्र में जब इनकी नियुक्ति कर दी जाती है तो लालन पालन कौन करता है? अकबर करता है। अकबर के द्वारा इसे फर्जंद की उपाधि दी गई थी और इसे दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। योग्य शासक था,
तो इसे प्रथम बार सैन्य अभियानों में रणथंभौर सैन्य अभियान में भेजता है और वहां से इसने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। और इसे प्रताप को बनाने के लिए शिष्टमंडल में भेजा, विफल हो जाता है। प्रताप को बनाने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में मुख्य सेनापति के रूप में भेजता है, विफल हो जाता है। अतः इसके बाद में अकबर ने इसे मनसबदारी छीन ली थी और यहाँ से निकाल देता है। वहां से निकलने के बाद आमेर में मंदिरों का निर्माण करवाता है, आमेर में आता है और यहाँ पर अपना निर्माण कार्य चालू करता है। फिर अकबर को इसकी याद आती है, अकबर वापस इसे सैन्य अभियानों में लेता है और इसे लाहौर है और बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। तो वहाँ से ये मूर्तियाँ लाता है, ब्लू फोर्टिंग लाता है, पर से ईरान की है, बंगाल लाहौर में आई थी, यहाँ से अपने यहाँ पर आती है, स्थापित करता है। इनकी पत्नी कंकावती ने अपने बेटे जगत की याद में यहाँ पर जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था और उन्होंने वृंदावन में राधा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाता है और वहाँ से एक मूर्ति लेकर आता है जो मेरा पूजा किया करती थी, श्री कृष्ण जी की मूर्ति लाता है, आमेर में स्थापित करता है, यहाँ पर मंदिर बनाया जाता है। इसके बाद में मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह जो फर्स्ट है इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मानसिंह फर्स्ट के बाद में आमेर के अगले शासक आते हैं। आमेर के अगले शासक की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं? जय सिंह। कौन से आते हैं? जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह। इसके बारे में पढ़ा था। औरंगजेब के पुत्र थे दारा शुजा मुराद। औरंगजेब दारा को बनाना चाहता था लेकिन बनना चाहता शासक औरंगजेब, तो इसने दारा का साथ दिया था, लेकिन शासक कौन बन जाता है? औरंगजेब है, तो औरंगजेब के दरबार में चला जाता है। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।